गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरुआत करते हैं आरबीआई से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू का। याद रखिएगा, अभी हमारे आरआरबी के मेंस एग्जाम आने वाले हैं। आरआरबी पीओ मेंस आएगा। अब यहाँ पर याद रखना है कि आरआरबी हो, आईबीपीएस पीओ हो या आईबीपीएस क्लर्क हो या स्पेशलिस्ट ऑफिसर, कहीं भी अगर बात करेंगे आईबीपीएस के एग्जाम में, तो आरबीआई से जुड़े हुए बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं और हर साल। तो यहाँ पर हम लोग आज कुछ पैटर्न पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं, वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को पकड़ रहे हैं। अब वहीं से क्वेश्चन ये पूरा का पूरा है आपका। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया। भारत में मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर याद रखिएगा इसका राइट आंसर है आरबीआई के गवर्नर। 2016 में बनी हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के गवर्नर हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर हुआ करते हैं। 6 सदस्यीय ये बॉडी होती है, आप लोग जैसा कि जानते हैं। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉनेटरी टूल। यहां पर याद रखिएगा सीआरआर, एसएलआर, ये दोनों के दोनों मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं। वहीं पर डी नंबर ऑप्शन में ओपन मार्केट ऑपरेशन, इट इज ऑल्सो ए टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहां पर याद रखिएगा इसका आंसर होगा डिपसिट फाइनेंसिंग। डिपसिट फाइनेंसिंग याद रखिएगा यह फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति का एक टूल होता है। तो यहां पर याद रखिएगा यही इसका आंसर होगा, राइट आंसर, क्योंकि पूछा गया था इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल नहीं है। तो नहीं है हमारा डिपसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द सिचुएशन ऑफ। आरबीआई किस स्थिति में ब्याज की दर को बढ़ाता है? ब्याज की दर को बढ़ाने के लिए आप लोगों को पता है कि रेपो रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि आरबीआई किस प्रकार की स्थिति में रेट को यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है? तो सबसे पहला है उच्च मुद्रास्फीति, दूसरा है कम मुद्रास्फीति, लोअर इन्फ्लेशन, तीसरा है वाणिज्यिक बैंकों के दबाव में, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो यहां पर याद रखिएगा अभी वर्तमान में 6.5% रेपो रेट है। यह मैं आपको कौन से मंथ में पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा ये हमारा आज 3 जुलाई है, 3 जुलाई 2023। और आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं रेपो रेट है 6.5%। याद रखिएगा आज से अगर बात करेंगे 2 साल पहले, तो याद रखेंगे 2020 हो 2021 हो, तो यहाँ पर हमारा रेपो रेट 4%, 3.5% के आसपास हुआ करता था और अब बढ़कर हो चुका है 6.5%। तो ये क्यों किया गया है? इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो हायर इन्फ्लेशन इसका आंसर होगा। उच्च मुद्रास्फीति की अवस्था में आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर उस अमेंडमेंट के बारे में पूछा जा रहा है जो आरबीआई एक्ट 1934 में किए गए हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना की गई है। तो यहां पर याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना 45ZB सेक्शन 45ZB के द्वारा की गई है। तो आरबीआई एक्ट 1934 में एक नई कह सकते हैं एक सेक्शन जोड़ा गया है जिसको कहा जाता है 45ZB, और इसी 45ZB के ऊपर ही आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है। क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है कि 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा वहां पर आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन। अब यहां पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। अब मौद्रिक नीति के आपको मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका हूं कि दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है प्राइस को स्टेबल करना और दूसरा होता है जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाए रखना। तो यहां पर याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन द माइंड ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। तो यहां पर आंसर ए हो जाएगा
बी बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ है केवल, तो यहाँ सिर्फ ग्रोथ की बात की गई है। यहाँ पर आपका मूल्य स्थिरता या मुद्रास्फीति को कम करना शामिल नहीं है। हेडलाइन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना यह भी केवल एकमात्र नहीं होगा। आर्थिक विकास में तेजी लाना यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ए। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही कथन है। तो यहाँ पर पहला कथन कह रहा है द एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ए ईयर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कम से कम साल भर में 4 बैठकें अनिवार्य हैं। पहला कथन बिल्कुल सही है। ये एमपीसी की बैठक के लिए कोरम 4 सदस्यों का है। तो याद रखिएगा कुल सदस्यों की संख्या है 6, तो कोरम यहाँ पर 4 से भी काम चल जाता है। तो कोरम पूरा करना है तो 4 सदस्य हो तो भी बैठक हो सकती है। तीसरा, संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत एक 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की गई है। ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेट द टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन एट। मौद्रिक नीति कमेटी ने समिति ने इन्फ्लेशन का टारगेट क्या निर्धारित किया है। तो यहां पर याद रखिएगा उन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 4% की मुद्रास्फीति को अपना टारगेट निर्धारित किया है। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें और भी हैं साथ में। पहला, इसका अपर टॉलरेंस लेवल रखा गया है 6% और लोअर टॉलरेंस लेवल रखा गया है 2%। यानी कि 4% से 2% ऊपर भी जा सकता है, 2% नीचे भी जा सकता है। अगर इस दायरे में है यानी कि 2 से 6 के बीच में मुद्रास्फीति है सीपीआई में, तो ये माना जाएगा कि मौद्रिक नीति अपने जगह पर काम कर रही है, यानी कि एक बेहतर काम हो रहा है। लेकिन अगर 6 से ऊपर जाता है या 2 से नीचे जाता है, तब हमें कहना होगा कि यह हमारी मौद्रिक नीति असफल हो चुकी है। असफलता का क्या पैमाना है आगे के क्वेश्चन में आएगा। लेकिन उस अवस्था में जब 6 से ऊपर चला जाए सीपीआई में इन्फ्लेशन रेट और 2 से नीचे चला जाए सीपीआई में इन्फ्लेशन रेट, वहां पर मौद्रिक स्थिति को स्पष्टतः असफल मान लिया जाएगा। तो वर्तमान में याद रखिएगा इसका आंसर होगा ए नंबर, सीपीआई में 4% की मुद्रास्फीति। 8वां, मौद्रिक नीति समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ है वर्ष 2016 में। इसके पीछे की कहानी मैं बताता चलूं कि वर्ष 2016 में इसका गठन क्यों हुआ। क्योंकि आप लोगों को 2013 अगर पढ़ाई करते होंगे या आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा तो याद रखिएगा उस समय हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे पी चिदम्बरम। यूपीए की सरकार का अंतिम वर्ष था और पी चिदम्बरम जो कि वित्त मंत्री थे भारत के, वो बार बार विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आग्रह करते हुए दिखते थे कि आरबीआई रेपो रेट को कम करे। यहाँ पर आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में ठनी हुई थी। आरबीआई अपने हिसाब से चलना चाहता था। उस समय आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे रघुजी राम राजन और दूसरे साइड से पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे और उनकी मंशा थी कि जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए पॉलिसी रेट्स में आरबीआई कमी करे। लेकिन आरबीआई ऐसा करने से इनकार कर रही थी। नतीजा इन सारे घटनाओं से सीख लेते हुए 2016 में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई और यह 6 सदस्यीय हुई। अब इस 6 सदस्य में 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य भारत सरकार अपॉइंट करती है। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी के पूरे के पूरे निर्माण को अपने नियंत्रण में ले लिया वर्ष 2016 में। अब यहां पर याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना कितने समय अंतराल के लिए की जाती है। तो याद रखिएगा यह 5 वर्षों के लिए की जाती है एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना। 2016 से लेकर 2021 तक चला और 2021 से लेकर अभी वर्तमान में 2026 तक वर्तमान मौद्रिक नीति आयोग अपना काम करता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। मैंने आपको इससे पहले के प्रश्न में कहा था कि अगर 2% और 6% के बीच में मुद्रास्फीति है सीपीआई में तो मौद्रिक नीति सफल है। लेकिन अगर 2 से नीचे चला जाए और 6 से ऊपर चला जाए तो मौद्रिक नीति असफल मानी जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कारक है। तो याद रखिएगा द एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन the upper tolerance level of inflation target for any 3 consecutive quarter।
अगर 3 क्वार्टर तक लगातार मौद्रिक नीति असफल होती है, अपर टॉलरेंस लेवल से ऊपर चली जाती है, यानी कि 6 की जगह पर 6.5 है, 7% है, कुछ भी है, 6 से लेकिन ऊपर है, और यह लगातार आपका 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स यानी कि 9 मंथ तक है, तब इसे असफल माना जाएगा। दूसरी तरफ से अगर बात करेंगे, इसी प्रकार से 9 महीने तक अगर बात करेंगे तो मुद्रास्फीति अगर 2 से नीचे है, द एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन लोअर टॉलरेंस लेवल। लोअर टॉलरेंस लेवल 4-2 यानी कि 2% होगा। तो यहां पर याद रखिएगा, अगर 2% से नीचे चला गया, 1.9, 1.8, 1.5 कुछ भी हो सकता है, तो उस अवस्था में लगातार 9 महीने तक 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स, यहाँ पर भी है 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स, तो यहाँ पर 3 लगातार क्वार्टर, क्वार्टर आप लोग समझ ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, एक वर्ष को 4 क्वार्टर 4 भागों में बांटते हैं, तो आपका 3-3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, तो यहाँ पर 3 क्वार्टर की बात हो रही है, तो 9 महीने में अगर यह 2% से नीचे चला गया तो इसे असफल माना जाएगा। तो ये दोनों के दोनों ए और बी दोनों सही हैं, और इस प्रकार से आंसर होगा इसका सी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास के लिए हम लोग रुकते हैं। इसी प्रकार से और ज्यादा बेहतर एमसीक्यू के साथ मैं मिलूंगा आपको अगली क्लास में। तब तक आप आरबीआई के बारे में और डिटेल पढ़िए। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। शुरुआत करेंगे सीआरआर से। सीआरआर के ऊपर क्वेश्चन होंगे, एसएलआर के ऊपर क्वेश्चन होंगे, और बैंक रेट के ऊपर क्वेश्चन होंगे। तो 3 चीजों को आप अपनी तरह से तैयार करके रखिए। इन तीनों के क्वेश्चंस के साथ मिलता हूं मैं अगली क्लास में। गुड नाइट।